हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू हरियन। आज हम एक नए टॉपिक के साथ जुड़ रहे हैं आपसे, जो काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। तो फटाफट देर ना कीजिए और तुरंत प्रभाव से जुड़िए बच्चों इस टॉपिक से। जो आपका आज का टॉपिक है वह है जैव विकास की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो देखते हैं बच्चों इसमें क्या है। यानी कि आपने जैव विकास कल आगे पढ़े था हमने कि जैव विकास क्या होता है, और आज हम बात करेंगे कि इसकी क्रियाविधि मैकेनिज्म क्या होती है, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ जीवों का विकास का, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो आइए बच्चों फटाफट जुड़िए और टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, जैव विकास की समष्टि में युग्म विकल्पी, एक शब्द आता है युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी जो होता है ये युग्मकों का एक जोड़ा होता है। जैसे मैंने ये बोल दिया एक्स, ये एक क्या हो गया, एक युग्मक हो गया। क्या हो गया, युग्मनज हो गया। और इसके जो ये दो है ये क्या कहलाते हैं, युग्मक कहलाते हैं। इसे एलील बोलते हैं। और जीनों का पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन क्या कहलाता है, जैव विकास कहलाता है। यानी कि जीवों का जो विकास होता है या तो पूरी समूह में से युग्म विकल्पी या जीन प्रारूपों का पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से माता पिता से संतानों में, संतानों से उनकी संतानों में धीरे धीरे जो आगे की ओर आगे परिवर्तन होता जाता है वही जैव विकास कहलाता है। और जो कारक इस विकास का कारण बनते हैं उन्हें जैव विकासीय कारक कहते हैं। जो कारक, जिन कारकों, जैसे जीन है ये इसका एक कारक है जिनके कारण परिवर्तन हो रहा है, तो ये वो कहलाएगा। तो इसके संबंधी जैव विकास संबंधी ये कारक ही आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत के आधार है। जो कारक है वही आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत के क्या है, आधार है, जिनके द्वारा ये क्या हो रहा है, जैव विकास हो रहा है। अब बात करते हैं जैव विकास के बारे में। कितने कारक होते हैं, कौन कौन से कारक होते हैं जो जीनों के परिवर्तन में या जीवों के विकास में सहायक होते हैं। तो हम बात करते हैं बच्चों आज कि पहला कारक है वेरिएशन। कौन सा कारक है, विभिन्नताएं। एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों में देखो विभिन्नताएं पाई जाती है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, इंडिया देख लो, अमेरिका चले जाओ आप, और उसके बाद मैं आपको श्रीलंका ले चलता हूं। आप कहोगे सर तीनों की जो स्किन है वो बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन सब में गुणसूत्र कितना है, 46 है। तो सब में गुणसूत्र 46 है, लेकिन गुणसूत्र वो जो स्किन है वो कैसी हो गई, अलग अलग हो गई। तो यही क्या है, वेरिएशन है। तो वेरिएशन वातावरणीय कारकों के कारण भी आ जा सकता है, और एक ही विभिन्न सदस्यों के मध्य लक्षणों में पाए जाने वाली असमानताएं, अंतर, जिनके कारण एक दूसरे से वो पृथक नजर आते हैं। आप देखो, उनको निग्रो कहते हैं, उनको हम जैसे हम नॉर्मल होते हैं, और उनको बिल्कुल ब्राउन कलर के होते हैं। तो ये अलग अलग तरह के स्किन का कलर हो गया है, इसलिए इनकी विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। और इन्हीं विभिन्नता के आधार पर अलग अलग प्राणी अलग अलग प्रकार के एक ही जाति के सदस्य होते हुए भी नजर आते हैं। विभिन्नताओं के कई प्रकार होते हैं। देखो, प्रकृति के आधार पर भी बांट दिया गया, मात्रा के आधार पर भी बांट दिया गया, और जहां का स्रोत है वहां के आधार पर भी बांट दिया गया। प्रकृति के आधार पर अलग है निश्चित विभिन्नता, अनिश्चित विभिन्नता। जो निश्चित हो अनिश्चित हो वो अलग है। ये कायिक है, जो कायिक यानी उपार्जित है, जो अपने ग्रहण की जाती है, और बौद्धिक कैसी होती है, जन्मजात होती है। तो ये अलग अलग आधार है। वातावरणीय कारकों के आधार पर, अलग अलग आधारों के आधार पर क्या कर सकते हो, वेरिएशन उत्पन्न कर सकते हो। अब देखते हैं हम पहले प्रकृति के आधार पर विभिन्नताएं। प्रकृति के नेचर के आधार पर कैसे होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं निश्चयात्मक विभिन्नताएं, जो प्रकृति के आधार पर है। प्रकृति के आधार पर पहले कौन सी थी, निश्चयात्मक विभिन्नताएं। तो इसी को हम बात कर रहे हैं, निश्चयात्मक विभिन्नताएं। सबसे पहले जो है यह अनुकूल से संबंधित होती है, और एक आबद्ध रूप से एक निश्चित दिशा में विकसित हो जाती है। मैं यहां रहने लगा, मान लो मैं श्रीलंका चला गया, धीरे धीरे वहां के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग मैं हो गया, और देखना वहां के अनुकूल में हो जाता हूं तो धीरे धीरे मेरा कलर कैसा हो जाएगा, डार्क होने लगेगा। और बिल्कुल कुछ समय ज्यादा मैं अनुकूल हो जाऊंगा तो वह धीरे धीरे पूर्ण रूप से डार्क हो जाएगा। तो एक निश्चित रूप से यह क्रिया चल रही है। तो यह कौन सी विभिन्नता कहलाती है, निश्चयात्मक अनुकूलता कहलाती है, जो मुख्यतः अनुकूल से संबंधित होती है, जो जैव विकास के लिए एक निश्चित दिशा में विकसित की जाती है। किसी प्रभावशाली जीन संगठन नियंत्रण आरोपित होने के कारण इनसे नियत विकासीय विभिन्नता भी कहते हैं। जैसे स्वीडालोन चीतों के दांतों तथा आयरलैंड के 12 सिंगों के सीकों का अत्यधिक विकसित होना। तो ये अलग अलग है, विकास है जो धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, लेकिन इसका पूर्व साधांश ये निकलता है कि ये अनुकूलन पर निर्भर करती है। दूसरी है अनिश्चयतात्मक विभिन्नताएं। इस प्रकार की जो विभिन्नताएं बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी कारण के अचानक ही क्या होती है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। और यह विकास की क्रिया में किसी भी दिशा में भी हो सकती है,
किसी भी दिशा में भी हो सकती है और किसी भी सीमा तक भी यह बढ़ सकती है। जो अनिश्चित होती है यह नॉर्मल कोई इसकी वैल्यू नहीं होती, ये कभी भी हो जाती है, कहीं भी हो सकती है, अनुकूल के अकॉर्डिंग भी हो सकती है और बिना अनुकूलन के भी हो सकती है। तो ऐसी विभिन्नताएं कौन सी कहलाती है? अनिश्चितात्मक कहलाती है। ये तो था आपके उसके आधार पर। अब है मात्रा के आधार पर। किसके आधार पर है वेरिएशन? उसकी मात्रा के आधार पर है कि उसका अमाउंट के आधार पर इसका विभिन्नताएं कौन कौन सी होती है। पहली होती है असतत विभिन्नताएं, जो विच्छिन्न होती है, जो उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, जो अकस्मात उत्पन्न होने वाले परिवर्तन, जो हमारे को पहले से पता नहीं होता, अचानक आकस्मिक उत्पन्न होती है, वंशानुगत भी होती है, तो ये विभिन्नताएं कौन सी कहलाती है? असतत विभिन्नताएं कहलाती है। और इसके बारे में जो उत्परिवर्तन से संबंधित है तो ह्यूगो डी व्रीज जो वैज्ञानिक है उसने उत्परिवर्तन के बारे में बताया। और इसके बारे में बेटसन ने भी, जैसे आपने देखा ये उचार, सेलेशन तथा डार्विन ने भी नवोदय प्रदर्शन स्पॉट की संख्या दी, लेकिन सबसे ज्यादा कार्य इस पे किसने की है? उत्परिवर्तन पर ह्यूगो डी व्रीज नामक वैज्ञानिक ने कहा, इसलिए इसको फादर ऑफ म्यूटेशन भी कहते हैं। दूसरी, इसको आगे जाके दो संख्याओं में बांट दिया गया, एक संख्यात्मक विभिन्नताएं और एक होती है अलग अलग होती है संरचनात्मक। संख्यात्मक वो होती है विभिन्नताएं जो संख्या में हो जाती है, जैसे किसी में गुणसूत्र 2n है, अब इसमें से एक गुणसूत्र घट गया तो कितना बच गए? 45 बन गए, तो ये संख्या में परिवर्तन हुआ ना, तो ये कौन सी कहलाती है? संख्यात्मक परिवर्तन। ये ऐसे भी हो सकता है और ये ऐसे भी हो सकता है, यानी कि कितने हो गए? 47, यानी एक गुणसूत्र बढ़ गया ना, तो ये कौन सी कहलाती है? संख्यात्मक परिवर्तन विभिन्नताएं। तो अगर माइनस होगा तो वह कहलाएगी, अगर आपके प्लस होगा, एक गुणसूत्र बढ़ रहा है, ये हो रहा है, अधिक संख्या में प्रदर्शित हो रहा है, तो वह कौन सी कहलाएगी? धनात्मक संख्या में विभिन्नताएं कहलाती है। धनात्मक क्योंकि पॉजिटिव हो रहा है, जैसे मछली में 5 के स्थान पे स्टार्ट फिश है, 5 के स्थान पे कितनी उंगलियां पाई भुजाएं हो जाए? 6 हो जाए। मनुष्य में हमारे फिंगर 5 के स्थान पे कितने हो जाए? 6 हो जाए। तो कुछ बढ़ रहा है ना, तो बढ़ने को ही हम क्या कह देते हैं? यह हमारी धनात्मक विभिन्नताएं होती है। और कुछ संख्या में कम होना, यानी कि कम प्रदर्शित हो जाना, जैसे किसी शिशु के जन्म से ही एक ही फेफड़े या वृक्क का होना, बिल्ली के बच्चों की पूंछ ना होना, यानी कहीं भी कमी आएगी तो वह कौन सी कहलाएगी? ऋणात्मक, लेकिन किसमें? संख्या में। दूसरी आती है गुणात्मक, जो संरचनात्मक होती है। मैंने कहा ना, एक संख्यात्मक, एक संरचनात्मक, गुणात्मक। तो गुणात्मक में क्या होता है कि उसके शरीर के किसी भी रूप, रंग, गुण में, जैसे आंखें, बाल का रंग, आकार आदि विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, उसे हम क्या नाम देते हैं? गुणात्मक विभिन्नताएं कहते हैं, संरचनात्मक विभिन्नताएं कहते हैं। जैसे मैस्यूएसेट नामक एक सेट राइट वैज्ञानिक था। इस सेट राइट वैज्ञानिक ने क्या किया? छोटे पैरों वाली भेड़ का सबसे पहले देखा, इसकी खोज की। तो सेट राइट नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले छोटे पैरों वाली भेड़ को खोजा, जिससे नाम क्या दिया गया? आगे जाके एल्कोनो भेड़ नाम दिया गया। और छोटे पैर होने के कारण भेड़ों का फौज कर नहीं जा सकती थी, इसलिए यह लक्षण अचानक गायब हो गया। फुदक कर नहीं चलती थी, चल नहीं सकती थी, इसलिए यह लक्षण भी गायब हो चुका है। तो इसकी संरचना में ये जो परिवर्तन होता है, यह कौन सा कहलाता है? गुणात्मक परिवर्तन। अब दूसरा होता है असतत, जो देखा आपने। अब देखेंगे अपन दूसरा सतत। यह जीन विनिमय के कारण होता है। इसमें यह जो क्रिया होती है, यह जीनों में आदान प्रदान होने के कारण होती है। तो यह विभिन्नताएं कौन सी कहलाती है? सतत विभिन्नताएं कहलाती है। और इसमें क्या होता है? लक्षण छोटी छोटी क्रमबद्ध होते हैं एवं सजातीय सदस्यों में पाई जाती है, और यह अक्षीण विभिन्नताएं कहलाती है। जैसे डार्विन ने अस्थिर विभिन्नता या विचलन विभिन्नता नाम दिया। डार्विन वैज्ञानिक आया जिसने इसको नाम क्या दे दिया? अस्थिर विभिन्नता। अर्थात जब जीनों का आदान प्रदान होता है तो असतत जो विभिन्नता उत्पन्न होती है वह कौन सी कहलाती है? सतत विभिन्नता कहलाती है। तो सतत विभिन्नता का मुख्य कारण कौन सा है? जीन विनिमय। तो इसी प्रकार विभिन्नता के मध्य में कम विचलित होती है और उन्हें देखा जा सकता है। और डार्विन ने इसे प्राकृतिक चयन के लिए क्या कहा? रॉ मटेरियल कहा, कच्चा माल कहा, क्योंकि जो सतत विभिन्नताएं है वह उत्परिवर्तन के लिए सबसे मुख्य उत्तरदायी होती है। तो उत्परिवर्तन के लिए सतत विभिन्नताएं, जहां सतत विभिन्नताएं होगी वहां जीन विनिमय होगा, और जहां जीन विनिमय होगा वहां उत्परिवर्तन सतत प्रकार का होगा। तो ये हमने देखे, और यही जो जीन विनिमय क्या होता है? नई जाति की निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। इसलिए यहां पर वह हमने देखी मात्रा के आधार पर। नेक्स्ट है स्रोत के आधार पर विभिन्नताएं, जो वहां का वेरिएशन ऑफ सोर्स क्या है उसके आधार पर हम बात करते हैं। तो स्रोत के आधार पर विभिन्नताएं भी दो प्रकार की होती है। एक तो कायिक विभिन्नता यानी कि विभाजित विभिन्नता, इन्हें लक्षण प्रारूप विभिन्नताएं भी कहते हैं, क्योंकि बाहरी स्ट्रक्चर का कवर होती है। जब बाहरी स्ट्रक्चर जब परिवर्तन होता है तो वह लक्षण प्रारूप कहलाता है, और जब आंतरिक होता है वह जीन प्रारूप कहलाता है।
तो क्योंकि ये जीव के जीवन काल से ही उसके शरीर में दिखाई देने लगती है। इस प्रकार की विभिन्नता केवल दैहिक कोशिकाओं पर अपना प्रभाव डालती है, वंशागत नहीं होती। वंशागत यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाती है, केवल बाहरी रूप से परिवर्तन करती है। इसलिए इसे कौन से कहते हैं? कायिक विभिन्नता। लेमार्क ने इन्हीं विभिन्नता को उपार्जित लक्षण कहा। जैसे लोहार और खिलाड़ियों की जो विकसित पेशियां, शिक्षित होने पर बुद्धिमान का विकास होना, यह सब बाहरी आवरण है, जो बाहरी परिवर्तन होता है। बाहरी परिवर्तन को उपार्जित विभिन्नता कहते हैं। और जो आंतरिक परिवर्तन होता है, जीनों में परिवर्तन होता है, वह कौन सी विभिन्नता कहलाती है? जननिक या भ्रूणीय विभिन्नता कहलाती है। इनका आधार जननिक सूचनाएं होती है। वही बात आ गई, इनकी उत्पत्ति लैंगिक जनन के कारण होती है, क्योंकि जीनों में संरचना जब परिवर्तन होगा, तो जब लैंगिक संरचना, लैंगिक जनन होगा, तभी जीनों में क्या होगा मेरे बच्चों? परिवर्तन होगा, और यह वंशागत भी होती है। तो ऐसी विभिन्नताएं जो वंशागत होती है, वह कौन सी कहलाती है? जननिक विभिन्नताएं कहलाती है। इनके जीन प्रारूप विभिन्नताएं पाए जाते हैं। वही बात आ गई कि इनकी जीनों की संरचना में क्या पाई जाती है? विभिन्नताएं पाई जाती है। तो इस तरीके से यह वंशानुगत होती है। जैसे जननिक बन जाए, जैसे बालों का रंग, आंखों की पुतली का रंग, यह सब क्या है? यह जननिक विभिन्नता है, जो जीनों में परिवर्तन होने के कारण होती है। नेक्स्ट है विभिन्नताओं के कारण क्या क्या है। देखो बच्चों, ऊपर दिए गए विभिन्नताओं की विभिन्नताओं की उत्पत्ति के कई कारण है। दैहिक विभिन्नताएं भी हो सकती है, जो कायिक कारक भी हो सकते हैं, और इसके प्रभाव से तथा जननिक विभिन्नताएं भी हो सकती है, जो जीनों में परिवर्तन होने के कारण भी हो सकती है। विभिन्नताओं के मुख्य कारण निम्नलिखित है। पहले हम बात करें तो वातावरण के प्रभाव से, यानी कि वातावरणीय दशाओं के प्रभाव से जीवों में कई प्रकार की कायिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। वातावरण के प्रभाव से भी कौन सी विभिन्नताएं उत्पन्न होती है? कायिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। और इन प्रभाव को निम्नलिखित भागों में विभक्त किया जा सकता है। जैसे पहली बात करें, शरीर पर सीधा प्रभाव। विभिन्न वातावरणीय स्थितियां जैसे ताप, प्रकाश, वायु, दाब, भोजन की कमी या अधिकता होने से, भोजन की कमी या अधिकता होने से, ताप, प्रकाश, वायु, दाब, भोजन की कमी या अधिकता होने से, या नमी आदि वातावरणीय कारक से जीवों के शरीर पर क्या होता है? प्रभाव पड़ता है। ऐसे प्रभावों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित है। यानी कि जो ये कारक है, जैसे कि आपने देखा ताप, प्रकाश, वायु, इधर से दाब, भोजन आदि की कमी और अधिकता होने से सीधे ही जो वातावरणीय कारक है, ये जीवों के शरीर पर क्या करते हैं? सीधा ही प्रभाव डालते हैं, जो हमें कुछ उदाहरणों के द्वारा समझाया गया है। जैसे एक चपटी मछली सोलिया, एक चपटी मछली सोलिया द्वारा छाया में रहने पर इसका पृष्ठ तल गुलाबी से कैसा हो जाता है? सफेद हो जाता है। यानी कि एक मछली है जो अगर छाया में रहती है, तो उसका जो पृष्ठ भाग है, तल है, पृष्ठ तल कैसा हो जाता है? गुलाबी से सफेद हो जाता है। तथा अधल तल पर प्रकाश डालने से इसका सफेद रंग कैसा हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। जब आपने अधर तल पर प्रकाश डाला, तो इसका जो सफेद रंग है वह कैसा हो जाता है? आपके गुलाबी हो जाता है। यानी कि मछली का जो पृष्ठ भाग है, उसको अगर जो मछली है सोलिया, उसको छाया में रखा गया, उसके पृष्ठ भाग को, तो उसका जो पृष्ठ तल है वह कैसा हो गया? गुलाबी से कैसा हो गया बच्चों? सफेद हो गया। छाया में रखने पर कैसा हो गया? सफेद हो गया। लेकिन इसके अधर तल पर जैसे आपने प्रकाश डाला, तो इसके अधर तल पे प्रकाश डालने पर उसका अधर तल कैसा हो गया? सफेद से कैसा हो गया? गुलाबी हो जाता है। कैसा हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। और यह प्रकाश का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? यह प्रकाश का प्रभाव है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं आपसे, जैसे जलीय बटर कप आदि, यह जल का प्रभाव है। ये कई होते हैं, जो पत्तियां होती है, ऊपरी पत्तियां सतह पे अच्छी रहती है, लेकिन निचली जो सतह पे अंदर जल निमग्न पत्तियां होती है, वो कटी फटी हो जाती है। तो यह किसका प्रभाव हो गया? जल का प्रभाव हो गया। किसका प्रभाव हो गया? जल का प्रभाव हो गया। टावर और आगर ने भी चूहों की वृद्धि पर तापक्रम का अध्ययन किया है। इन दोनों वैज्ञानिक ने, किसने? टावर और आगर ने। इसने 25 सेंटीग्रेड वृद्धि करने पर चूहे पे 5% वाले चूहों से भिन्न थे। मतलब अलग अलग टेम्परेचर में वृद्धि करने वाले वो जो चूहे थे वो भी अलग अलग थे। जैसे मधुमक्खी है, मधुमक्खी का भी एक उदाहरण यह हो सकता है कि जो मधु शहद ज्यादा पाया जाता है जहां पर छत्ते में, वहां पर श्रमिक ज्यादा पाए जाते हैं, कि जिसे शाही जेली पदार्थ खिलाया जाता है, वह रानी मधुमक्खी के रूप में क्या होती है? प्रकट होती है। जो क्योंकि श्रमिक जो होते हैं वह छत्ते बनाने का कार्य करते हैं, और जो रानी मधुमक्खी होती है वह जेलीफिश खाकर रानी का काम करती है, जो अंडे देने का कार्य करती है। ऐसे ही फंडुलस जो है, ये फंडुलस मछली के अंडों को
जब मैग्नीशियम क्लोराइड के समुद्री जल में रखा गया तो अंडों से निकलने वाली मछली में केवल एक मध्यवर्ती आंख थी, केवल उसमें एक ही आंख थी। लेकिन जब नॉर्मल मछली होती है तो उसमें कितनी आंखें होती है? 2 आंखें होती है। तो यह वातावरण का प्रभाव पड़ रहा है जो कि किस पे देखने को मिलता है? जीवों पर होता है। इसके अलावा दूसरा प्रभाव होता है अंगों के उपयोग पर प्रभाव। अंगों का उपयोग सिंपल सा उदाहरण देता हूं मैं आपको, जिराफ का। जिराफ पहले कुत्ते की जैसा पाया जाता था, लेकिन जैसे पेड़ पौधे बढ़ने लगे वह आगे के पैरों का और गर्दन का यूज करने लगा और उन्हें उचक उचक के खाने लगा। तो जिन अंगों का विकास हुआ आज वो वर्तमान में लंबे हैं, और जिनका विकास नहीं हुआ वह कैसे रह गए? बौने रह गए। तो दूसरा जो प्रभाव पड़ता है वह कौन सा पड़ता है? अंगों का प्रभाव। कोई व्यक्ति लेफ्ट साइड से लिखता है तो उसका, कोई लेफ्ट लिखेगा तो वो राइट हैंड उसका क्या होगा? कमजोर। कोई राइट हैंड से लिखेगा तो उसका लेफ्ट हैंड कैसा होगा? कमजोर। तो अंगों का भी क्या करता है? प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट प्रभाव आता है अंतर्हित प्रवृत्ति। अंतर्हित प्रवृत्ति, अंतर्हित प्रवृत्ति, इसमें क्या होता है? जीवधारी एक दूसरे से भिन्न होने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं, जो रासायनिक संगठन के द्वारा भी हो सकते हैं और भौतिक संगठन के द्वारा भी हो सकते हैं, जैसे स्वभाव में, मनोवैज्ञानिक में। जब एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं तो यह कौन सी प्रवृत्ति कहलाती है? अंतर्हित प्रवृत्ति कहलाती है। और कहां विभिन्नता हो सकती है? अंतःस्रावी ग्रंथियों के कारण भी विभिन्नता होती है, क्योंकि अंतःस्रावी हार्मोन जो होते हैं यह सामयिक विभिन्नता के कारण जीवों में अनेक शारीरिक और शारीरिक विभिन्नताएं आ जाती है। किसी में एड्रेनालिन ज्यादा हो रहा है तो वो उत्तेजित हो जाएगा, किसी में थायरोक्सिन ज्यादा हो रहा है तो उसमें गलगंड रोग हो जाएगा, कोई पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी हार्मोन ज्यादा स्रावित हो रहा है तो वो लंबा हो जाएगा, कम हो रहा है तो छोटा रह जाएगा। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा भी क्या होता है? परिवर्तन उत्पन्न होता है। नेक्स्ट होता है अभिज्ञ प्रभाव, कॉन्शियस इफेक्ट। मानव अपने अभिज्ञ प्रयासों के द्वारा भी पालतू स्वयं में और पालतू जानवर में अनेक दैहिक विविधताएं उत्पन्न कर सकते, जैसे भारतीय महिलाओं में नाक कान का छेदना, परंतु पालतू जानवरों के कान और पिन्ना और सिंगों को कटवाना। ये सब है, ये एक मन की इच्छा होती है। ये जो अभी कॉन्शियस इफेक्ट होता है इसके द्वारा भी विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। ये अभिज्ञ प्रयास कहलाते हैं। अब आते हैं जीन को ढांचे में डालने से क्या क्या परिवर्तन के प्रभाव होते हैं। अगर हम बात कर रहे हो जो जीन है उनमें परिवर्तन करने से क्या क्या प्रभाव होते हैं, क्योंकि आप जानते हो प्रत्येक जाति में अलग अलग गुणसूत्र पाए जाते हैं और गुणसूत्रों पे क्या उपस्थित होते हैं? जीन उपस्थित होते हैं। जैसे मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं, और समस्त जो गुणसूत्र है स्थित होते हैं इन पे क्या स्थित होते हैं? जीन मिलते हैं, और ये जीन एक समूह बना लेते हैं, और इस ढांचे, इस समूह को ही क्या कहते हैं? जीनों का ढांचा कहते हैं, यानी कि इसको जीनोम कहते हैं। जीनों के समूह को क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं, और इस समूह का निर्माण करते हैं। इसी ढांचे में परिवर्तन के फलस्वरूप भी क्या होती है? विभिन्नताएं होती है, यानी जीनोम में परिवर्तन हो जाता है तो अभी विभिन्नता उत्पन्न होती है। अब कौन कौन सी हो सकती है? एक लैंगिक जनन द्वारा हो जाए, जैसे कैसे कि एक समान प्रजाति में लैंगिक जनन नहीं हुआ तो डेफिनेट अलग अलग जाति के जीन आएंगे। जब अलग अलग जाति के जीन आएंगे तो जो नई संतान उत्पन्न होगी पीढ़ी, तो उसमें नई जीन निर्मित होगी, और नई संतान में जब नई जीन निर्मित होगी तो वह बिल्कुल माता पिता से संतति बिल्कुल विपरीत होगी। तो ये किसके द्वारा विभिन्नताएं आ गई? लैंगिक जनन के द्वारा विभिन्नताएं आ गई। तो ये यही लिख रखा है कि जो लैंगिक जनन से उत्पन्न वाली 2 संतानों की जननी संरचनाएं कभी एक समान नहीं होती है। जुड़वा सदस्यों के अतिरिक्त इस प्रकार के कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। इन अगुणित युग्मकों का अतः शुक्राणु के अंडाणु युग्मक बनता है, और इनमें अर्धसूत्री के कारण प्रभावित होते हैं, और कारण संतति में विभिन्नता आ जाती है, यानी कि संतति में भी विभिन्नता देखी जाती है। नेक्स्ट कारण है, किस किस के कारण आती है संतति में विभिन्नता? जैसे आपने देखी लैंगिक जनन द्वारा किस में आती है, तो ये निम्न कारण हो सकते हैं लैंगिक जनन में। पहला है समजात जीन व गुणसूत्रों की अनियंत्रित बंटवारा। मानो 2 जीन है, 2 सदस्य है ए और बी, इनों में गुणसूत्रों का जो है, इसमें अलग गुणसूत्र है, इसमें अलग गुणसूत्र है, तो अलग अलग गुणसूत्र होने पर क्या होते हैं? यह लैंगिक द्विरूपता प्रदर्शित करते हैं, यानी कि अलग अलग गुणसूत्र होने पर भी विभिन्नता उत्पन्न हो जा सकती है। जीन समान या असमान युग्म विकल्पी के रूप में हो सकते हैं। युग्मक जनन के समय अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा समझा गुणसूत्र विभिन्न युग्मकों में पहुंचते हैं, और गुणसूत्रों के विभाजन से अनियंत्रित होता है तथा मेंडल के पृथक्करण के नियम का पालन करता है। मेंडल का पृथक्करण का नियम क्या कहता है? जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो दोनों युग्मक क्या हो जाते हैं? पृथक पृथक हो जाते हैं, और पृथक होने पर वह युग्मक शुद्ध होते हैं, इसलिए युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। और जब शुद्ध हो जाएंगे तो अपने अपने पृथक्करण का कार्य करते हैं। तो यही चित्र आपको युग्मकों के पृथक्करण का बता रहा है। ये मात्रक के या पैतृक के जब दोनों में संकरण होता है तो ये संततियां उत्पन्न होती है, लेकिन उससे पहले दोनों युग्मक ये पृथक हो रहे हैं, इसलिए यहां पृथक्करण का नियम लग रहा है। तो इसी नियम के कारण ये अलग अलग विभिन्नताएं आ जाती है। दूसरा बताया मैंने जीन विनिमय। अर्धसूत्रीय विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट की पेकाइटिन अवस्था होती है, जहां पर जीन पाए जाते हैं। अगर ये गुणसूत्र है, एक ये है
और ये गुणसूत्र है, तो ये जो गुणसूत्र है इनके ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड भुजा है, इन भुजाओं के मध्य क्या होगा, जीनों का आदान प्रदान होगा और यह पेकाइटिन अवस्था में होता है। और जब ये जीनों का आदान प्रदान होता है तो संरचना बदलती है और यह जीनों का आदान प्रदान होना ही क्या कहलाता है, जीन विनिमय कहलाता है, जिससे नए लक्षण उत्पन्न होते हैं। और यह क्रिया एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्र के द्वारा ये जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं, तो वह क्या कहलाती है, संलग्नता कहलाती है। आगे देखते हैं डुअल पैरेंटेज या द्वैत जनकता। इसमें क्या होता है, संतति का निर्माण नर और मादा के युग्मकों से मिलने से होता है, जिसमें आधे गुणसूत्र नर के और आधे गुणसूत्र पिता के होते हैं। जब दोनों के गुणसूत्र आते हैं तो संतति में दोनों की जीन उपस्थित होते हैं, यानी कि विभिन्नता वापस कैसी आ जाती है, अलग आ जाती है। दूसरा चौथा कारण है कि निषेचन के समय अनियंत्रित संयुग्मन, जो वास्तविक निषेचन है वह क्रिया ना हो और अनियंत्रित रूप से निषेचन हो जाए, यानी कि मादा का युग्मक अंडाणु से अनियंत्रित रूप से संयुक्त हो जाए, तो वह क्रिया उससे भी क्या उत्पन्न हो जाती है, विभिन्नता उत्पन्न हो जाती है। तो ये जितने भी कारक पढ़े हमने, ये सब क्या उत्पन्न कर रहे थे, वेरिएशन उत्पन्न कर रहे थे, विभिन्नताएं उत्पन्न कर रहे थे। अब आगे कारक की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट कारक, अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वह आता है आपके उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन को सिंपल सा अर्थ पढ़ें तो इसको सबसे पहले खोजा था हुगो डी व्रीज ने। उत्परिवर्तन क्या है, उत्परिवर्तन सिंपल सा है कि किसी भी जीव संरचना में अचानक या आकस्मिक कोई परिवर्तन हो जाता है तो वह क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन होता है, जो कि वंशानुगत होते हैं। तो ये क्या होता है, कभी भी मृत्यु, जीवन से लेकर जीवन काल में कभी भी मृत्यु तक कोई भी परिवर्तन हो जाए तो वह क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन, और अगली पीढ़ी में वंशानुगत होते हैं। आगे बात करें उत्परिवर्तन में, वही परिभाषा है, यह हमने उत्परिवर्तन द्वारा देखा। अब हमारा टॉपिक वही आ गया उत्परिवर्तन, कि जीनों में द्वारा क्या करते हैं, पैतृक जो है संतति से, जो माता पिता है वहां से जीन गुणसूत्र कहां पहुंचते हैं, संतति में पहुंचते हैं, और उसमें आकस्मिक परिवर्तन आ जाते हैं। तो आकस्मिक और अचानक उत्परिवर्तन आना ही क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन कहलाता है। इसके बारे में बताने वाला वैज्ञानिक कौन था, हुगो डी व्रीज। अब जैव विकास में उत्परिवर्तन कैसे सहायक है, कि जैव विकास में क्योंकि उत्परिवर्तन होगा तो नई जाति का निर्माण होगा, और नई जाति बनेगी तो नई जाति बनने पर जीवों का क्या हो गया, विकास हो गया। तो इससे स्पष्ट हुआ है कि उत्परिवर्तन घातक नहीं होते हमारे लिए, ये लाभदायक भी होते हैं। जैसे डोबेजेनेस्की ने अनुसार जीवों में वातावरण के प्रति अनुकूल बनाने वाले उत्परिवर्तन कौन सा कहलाते हैं, प्राकृतिक वर्ण कहलाते हैं, जो कि डार्विन ने आगे जाके सिद्धांत भी दिया था। तो प्राकृतिक वर्ण भी आपके इस तरीके से उत्परिवर्तन का एक भाग होता है। दूसरा होता है माइग्रेशन, प्रवासन। कोई जीव देखना एक स्थान से दूसरे स्थान पे आता है, माइग्रेशन करता है, तो वह भी एक जीवों के विकास में सहायक होता है। जैसे कई साइबर क्रेन वगैरह हमारे यहाँ आती है, कई सारे पक्षी भी हमारे यहाँ आते हैं, तो हम देखते हैं कि वह एक तरीके से जीवों का विकास होता है। और इन प्रवासी सदस्यों को क्या कहते हैं, अप्रवासी सदस्य कहते हैं, जो एक आबादी वाले क्षेत्र को छोड़कर किसी दूसरे आबादी वाले क्षेत्र में चले जाते हैं और वहां पर विकास करते हैं, तो इसे आवासीय क्षेत्र कहते हैं। और इस प्रकार इनके जीन विकल्पी आवृत्तियां बदल जाती है, इसलिए इस प्रकार के उत्प्रवासी सदस्य के बाहर चले जाने से आबादी का उत्परिवर्तन बिल्कुल हट जाते हैं, यानी कि वह इससे जुड़े हुए, उस व्यक्ति से जुड़े हुए जो उत्परिवर्तन होता है वह कहीं और चला जाता है, तो उससे ज्यादा उससे जुड़े हुए जीन्स बिल्कुल वहां से हट जाते हैं और उसकी संरचना बदल जाती है। इस प्रकार प्रवसन की प्रक्रिया भी एक प्रकार से किसमें सहायक होती है, उत्परिवर्तन में सहायक होती है। फोर्थ पॉइंट आता है जीनी या अनुवांशिक अपवहन। यह हार्डी वीनबर्ग का सिद्धांत था। जीनी अपवहन की संकल्पना किसने दी थी, हार्डी वीनबर्ग ने दी थी। किसने दी थी, हार्डी वीनबर्ग ने दी थी। और इन्होंने साफ कह दिया था कि किसी समष्टि में से विविध सदस्यों की प्रजनन की दर में विभिन्नता के फलस्वरूप, जब प्रजनन की दर में विभिन्नता आती है तो छोटी छोटी आबादियों में पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत सारे युग्म विकल्पी जोड़ों की आवृत्तियों का प्रसारण समान नहीं रह पाता, असमान रूप से युग्मकों वगैरह का प्रसारण होता है। कुछ युग्म विकल्पियों के प्रसारण की संभावना कम और किसी की आज ज्यादा हो जाती है। अतः कहा जाता है कि आबादी के जीन कोश में संयोगवाद युग्म विकल्प के कारण परिवर्तन को जीन अपवहन कहा जाता है। यानी किसी में जीनों का अपवहन कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, और यही क्रिया किसमें होती है, यह जीन अपवहन कहलाती है। जीन अपवहन के कारण कभी लाभदायक युग्म विकल्पी भी चले जाते हैं और कभी कभी जीन आवृत्ति में उनसे वृद्धि हो जाती है, लेकिन कभी हानिकारक भी हो जाते हैं, तो फिर वह क्या महामारी, परभक्षण, वातावरणीय संकटों पर आ जाती है। तो इस तरीके से जीन अपवहन के कारण युग्म विकल्पी जो विलुप्त होते हैं होने से
छोटी आबादियों में समयुग्मजीय विकसित हो जाती है, होमोजाइगस यानी कि विलुप्त होने से बच जाते हैं, और छोटी आबादियों में क्या विकसित हो जाती है, समयुग्मजीय विकसित हो जाती है। हार्डी बीनबर्ग का जो जीन का सिद्धांत है, यह संतुलन बनाए रखने का, आबादियों पर क्या करता है, संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है कि कहीं पे कहाँ गए तो वहां पर डेवलपमेंट ज्यादा ना हो जाए, ज्यादा विकास ना हो जाए, कहीं पर बिल्कुल ही विलुप्त ना हो जाए। इसका कार्य कौन करता है, हार्डी बीनबर्ग का सिद्धांत करता है। यह सिद्धांत क्या करता है, संतुलन बनाने का कार्य करता है। उसके बाद लेमार्क और डार्विन ने भी सजातीय सदस्यों के लिए जैव विकास को कच्चा माल कहा। जैसा भी मैंने पहले बोला कि यह रॉ मटेरियल होता है, कौन सा, सजातीय सदस्यों की विभिन्नताएं, जो समान सदस्य होते हैं और उनमें विभिन्नताएं होती है, यह कच्चा माल किसने कहा, यह लेमार्क और डार्विन ने कहा। फाउंडर इफेक्ट क्या है, फाउंडर इफेक्ट का मतलब यह है आबादी प्रभाव क्या है, संस्थापक, यह मानव आबादी में जीन अपवन का दृष्टांत है। जो आपने अभी हार्डी बीनबर्ग का सिद्धांत पढ़ा था, यह उसका ही एक भाग है। इसके अंतर्गत देखा जाता है कि लोग एक छोटे समूह में, जिसे संस्थापक समूह कहते हैं, अपने प्राचीन ग्रह स्थान को छोड़कर कहीं नए स्थान पर चले जाते हैं, जिसे नए आबादी में जीन प्रारूप में उस नए आबादी में भिन्न हो जाता है। उस स्थल की आबादी में नए जीन प्रारूप फाउंडर प्रभाव कहलाता है। यानी कि कोई व्यक्ति कहीं दूसरी जगह चला गया तो वहां की आबादी में वह जीन कम हो गया और वहां जाने से वह क्या हो गया, निर्मित हो गया। तो ऐसा प्रभाव कौन सा कहलाता है, फाउंडर प्रभाव कहलाता है। जैसे कि स्वपरागण करने वाले एक बीज द्वारा नई आबादी का निर्माण करना, नई आबादी का निर्माण करना स्वपरागण द्वारा, जबकि स्वपरागण में तो वही जीन होना चाहिए था, तो वापस नई आबादी कैसे होगी, लेकिन कहीं और जाकर वो नई आबादी का निर्माण कर लेता है। दूर स्थित द्वीपों से नई जाति का विकास करना, मूल आबादी ये कैसा है, यहाँ थी, अब ये यहाँ आ गया तो यही क्या हो गई, नई आबादी होगी। तो यही प्रभाव क्या कहलाता है, आपके फाउंडर प्रभाव या संस्थापक प्रभाव कहलाता है। आगे बात करें अगर हम लोग बोतल ग्रीवा प्रभाव, अब ये बोतल ग्रीवा प्रभाव क्या होता है समझते हैं। बोतल ग्रीवा प्रभाव सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, आग, बाढ़, तूफान आदि के कारण अचानक जीवों की संख्या में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। क्यों, क्योंकि मृत्यु हो जाती है। जब यह वातावरणीय कारक होते हैं तो कारण आबादी आकार में छोटी हो जाती है, जिससे वो आबादी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। और जैसे आपदाओं के प्रकोप से जीवित बची होती है, इन छोटी आबादी के जीन पूल में वास्तविक आबादी की सही प्रतिनिधित्व नहीं करता। इससे जीने विविधता में भी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। जैसे आकार सदस्यों की संख्या में कमी आई तो उसकी जीनी संरचना में भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाती है, क्योंकि वो छोटे समूह को प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता है। और इस कम हुई जननीय विविधता की स्थिति को बोतल ग्रीवा प्रभाव कहते हैं। यानी वातावरणीय कारकों के कारण जैसे जनक समष्टि है, और समष्टि के कारण अब जैसे ये यहां से चली गई, ये यहां चली गई, तो यहां पर क्या आ गई, इसकी कमी आ गई। अब कमी आने पर ये इतना सा बचा, तो ये क्या होगा, ये यहां पर नष्ट हो जाएगा, और ये जो यहां चली गई ये अगली पीढ़ी आपको प्राप्त हो जाएगी। और ये प्रभाव ही आपके क्या कहलाता है, बोतल ग्रीवा प्रभाव कहलाता है। क्योंकि ये तो जनक समष्टि थी, इसमें से ये वातावरणीय कारक के कारण नष्ट हो गई, तो ये कुछ बची, तो ये आपके उत्तरजीविता प्रदर्शित नहीं कर रही, और ये जो बची ये नई पीढ़ी का निर्माण कर लेती है। तो इसे प्रभाव को आप क्या नाम देते हो, बोतल ग्रीवा प्रभाव कहते हो। नेक्स्ट आता है हार्डी बीनबर्ग का नियम। जैसे कि मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया कि किसे बताया, एच हार्डी ने और जर्मन फिजिशियन था बीनबर्ग, इन दोनों ने मिलकर सिद्धांत दिया। तो इस सिद्धांत को आप क्या नाम देते हो, हार्डी बीनबर्ग का सिद्धांत देते हो। इसमें क्या होता है, आवर्ती पीढ़ी दर पीढ़ी क्या रहती है, स्थायी रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थायी बनी रहती है। हार्डी बीनबर्ग का सिद्धांत इसलिए दिया गया ताकि वातावरण में क्या बना रहे, संतुलन बना रहे, और जहां पे कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम ना हो, इसलिए सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। अब इस सिद्धांत में क्या क्या होता है कि किसी भी प्रकार के आनुवंशिक परिवर्तन नहीं होते हैं, किसी भी जेनेटिक परिवर्तन नहीं होता है। जीन भी क्या होते हैं, पूर्ण समूह को ऐसा रहता है, स्थायी रहता है, किसी भी जीन में उत्परिवर्तन नहीं होता। लैंगिक जनन होता है लेकिन समय का संयोगिक नहीं होता। प्राकृतिक वर्ण नहीं पाया जाता जो वातावरण पर निर्भर करता है। तो ये सभी कारकों से कारण हार्डी बीनबर्ग संतुलन कहते हैं। तो जो सभी तरह से संतुलन बनाए रखता है, इसलिए इसका नाम ही क्या पड़ गया, हार्डी बीनबर्ग संतुलन कहा। और यह मेंडल के पृथक्करण का नियम, जैसे मैंने बोला, इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। यह तार्किक निष्कर्ष इसी का निकालता है कि किसलिए इस सिद्धांत को हमने क्या नाम दे दिया, हार्डी बीनबर्ग का सिद्धांत दे दिया, क्योंकि यह उसकी उपयोगिता देता है। अब हार्डी बीनबर्ग की प्रायोगिक व्याख्या करते हैं, इसकी प्रैक्टिकल व्याख्या करके देखते हैं कि कैसे होता है। तो एक मानव आबादी में आंखों का आकार का लक्षण लेते हैं, और मनुष्य के प्रत्येक लक्षण से जीन के एक जोड़े द्वारा नियंत्रित होता है। आपको पता है हमारी बॉडी में जितने भी लक्षण है, प्रत्येक एक कारक एक जीन जो होता है एक लक्षण को नियंत्रित करता है। जैसे हमने आंखों के आकार का लक्षण लिया, और ये जो कारक होते हैं, ये जीन जो होते हैं, इस
जोड़े में होते हैं, इसलिए इनको जोड़ों को क्या नाम दे देते हैं? एलील्स या युग्मक कहते हैं। आगे बात करें प्राकृतिक चयन। अगर हम बात करें प्राकृतिक चयन क्या होता है, जो नेचुरल होता है वो सिलेक्शन क्या होता है। प्रकृति में देखो, प्रकृति भी चयन करती है। मान लो आज में अगर हम लोग अपडेट नहीं होंगे तो प्रकृति भी हमारा चयन कर लेगी। अगर प्रकृति के अगर अनुकूल नहीं होंगे तो डेफिनेट है उसमें हम क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। जैसे डायनासोर है, वो प्रकृति के अनुकूल नहीं हुआ तो धीरे धीरे क्या हो गए? लुप्त हो गए। तो प्रकृति भी अपना चयन करती है। जो जीवित रहता है वो प्रकृति के अनुकूल हो जाता है, और जो उसमें अनुकूल नहीं होता वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। यही आपके ये कहलाता है। तो प्राकृतिक चयन या वर्ण की प्रक्रिया जीवधारियों की आबादियों के जीन प्रारूपों की एलील आवृत्तियों पर परिवर्तन होते हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण है। किसी समष्टि में लाभदायक लक्षणों जीन प्रारूप एलील युग्मों की जीनों की आवृत्ति का बढ़ना, कम लाभदायक लक्षणों की जीन प्रारूप एलील आवृत्तियों का कम होना प्राकृतिक चयन कहलाता है। यानी कि जो जीन अच्छे क्वालिटी के होंगे, जो बढ़ेंगे वो आराम से रहेंगे, और जो कम हो जाएंगे वह विलुप्त हो जाएंगे, और यही क्या कहलाता है? प्राकृतिक चयन कहलाता है। और इसी प्रक्रिया में आनुवंशिक लक्षण के जीन प्रारूपों को महत्व ना होकर, जीनों का महत्व नहीं है, आबादी के विभिन्न सदस्यों के पूरे के पूरे जीन पूल का महत्व है। किसी एक जीन का महत्व नहीं है कि वो कम हो गया तो वो पूरा इफेक्ट डाल देगा। पूरे के पूरे वातावरण में अगर जीनों का जो सदस्य हैं वो अगर आपके इस आपके पैरामीटर पे अगर खरा नहीं उतर रहा है तो वह धीरे से धीरे पूरा जीन पूल क्या कर देता है? वह नष्ट हो जाता है। तो इस तरीके से प्रकृति चयन करती है। देखो जीवों में भी बता रखा है कि जीनों में होने वाले परिवर्तन दिशा पर निर्भर होती है। किसी विशेष वातावरण परिस्थिति में अनुकूल दक्षता पाए जाने वाले जीन संयोजन प्रोत्साहन प्राकृतिक चयन द्वारा होता है। इन्हीं जीन संयोजन सबसे अधिक विसंतान उत्पत्ति की क्षमता रखते हैं, वो प्राकृतिक विभेद जनन के कार्य करता है। और ऐसे सदस्य जिनके कुल आनुवंशिक लक्षण तात्कालिक वातावरण दशाओं की अधिक क्षमता प्रदान करते हैं, वो अन्य सदस्यों की अपेक्षा अधिक सफल जीवन व्यतीत करते हैं। जो जितना अनुकूलन वो उतना ही ज्यादा सफल व्यक्ति सफल हो जाएगा, और वो अपना सफल व्यक्तित्व व्यापन करेगा। तो इस तरीके से प्रकृति भी क्या करती है? चयन करती है। और प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया था? आपके डार्विन ने दिया था। यानी कि प्राकृतिक वर्ण का, इसे योग्यतम उत्तरजीविता का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि योग्यतम उत्तरजीविता जो जिसके अनुकूल होगा, अगर आवास में रहेगा तो अपने जीवन को अच्छी तरीके से व्यतीत करेगा, अगर नहीं होगा तो अपने जीवन को धीरे धीरे क्या हो जाएगा? नष्ट कर लेगा। तो इसके लिए सफल होने के लिए निम्न 3 स्थितियां आवश्यक है कि समष्टि जीवों के मध्य विभिन्नताएं होनी चाहिए, वेरिएशन होना चाहिए। एक जैसे होंगे तो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, जीवों का विकास नहीं होगा। दूसरा है कि अगली पीढ़ी में सदस्यों की जो है उत्तरजीविता में भूमिका होना चाहिए। जो नई पीढ़ी आए वह भी उसमें आगे जैव विकास में सहायक हो, और विभिन्नताओं में आनुवंशिकता होनी चाहिए। जो वेरिएशन हुआ वो भी आगे जनन करने में सक्षम होने चाहिए। तो ये सारे कारक प्राकृतिक चयन के होते हैं। अब ये कितने प्रकार का होता है? ये देखा हमने 3 प्रकार का होता है। पहले बात करें स्थायी कारक या सामान्य कारक चयन। किसी क्षेत्र में स्थायी वातावरण में उत्परिवर्तनों, लैंगिक जनन एवं जीन संयोजन के फलस्वरूप प्रकट होने वाले लक्षण प्रारूप अधिकतर मानव हानिकारक होते हैं, और इस प्रक्रिया में अनुकूलन में सहायता आनुवंशिक लक्षणों के लक्षण प्रारूपों का प्राकृतिक चयन आने वाली पीढ़ियों में प्रसारण होता रहता है। यानी कि कोई जो जीन कारक होते हैं वो हानिकारक होते हैं, लक्षण प्रारूप जो बाहरी वातावरण से ग्रहण किए जाते हैं। तो कोई से लक्षण प्रारूप क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं, और ये पीढ़ी दर क्या होते हैं? लक्षण प्रारूपों का प्राकृतिक चयन या आने वाली पीढ़ियों में प्रसारण होता रहता है। अतः हम कह सकते हैं कि स्थिर वातावरण में जाति को सफल बनाने वाले अनुकूल लक्षणों का परिरक्षण होता रहता है। मतलब रुकते रहते हैं, एकत्रित होते रहते हैं। आज मैं हूं, मेरी संतति आएगी, तो उनमें ये लक्षण क्या होते रहते हैं? स्थायी बन जाते हैं, रुके हुए रहते हैं। यानी कि हानिकारक अनियमितताओं का तो विलोपन हो जाता है। अधिकांश जातियां इस प्रकार की प्राकृतिक चयन होता है। यानी कि प्राकृतिक चयन का सिंपल सा फंडामेंटल है कि प्रकृति के अनुकूल हो जाना, और प्रकृति के अनुकूल हो जाएगा तो वह जीनी संरचना या किसी भी कारक में परिवर्तन होगा तो वह उसमें उत्तरजीविता प्रदर्शित करता है। आगे बात करें, जैसे मानव नवजात शिशु में उसके जन्म के समय बाहर से संबंधित है। जन्म की जो उत्तरजीविता, शिशु की उत्तरजीविता है, उसके जन्म के बाहर से संबंधित है। लेकिन कुछ नवजात बच्चों के आंकड़े देखने से पता चलता है कि अनुकूलतम भार, पूरा अनुकूलतम ऑप्टिमम भार उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है, क्योंकि बहुत अधिक या कम भार वाले बच्चों की मृत्यु जल्दी हो जाती है। नॉर्मल होना चाहिए कि हमारा भार इतना ज्यादा हो जाएगा तो भी अनुकूल नहीं हुआ, कम हो गया तो भी अनुकूल नहीं हुआ, और जब अनुकूल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? वह उत्तरजीविता प्रदर्शित नहीं करेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये सभी वही गुण है जो प्रकृति में होते हैं। दूसरा चयन होता है दिशात्मक चयन। प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया में अनुकूलन के आधार पर किसी लक्षण में औसत या कम या अधिक
अधिक प्रकट होने के चुनाव या चयन हो सकता है। इस परिस्थिति में कार्यरत चयन को दिशात्मक चयन का नाम भी दिया। मैंने कहा ना, एक शिशु का जन्म भार नॉर्मल है, अगर ज्यादा हो जाएगा तो भी नष्ट है, कम हो जाएगा तो भी नष्ट है, इसलिए इस चयन को हमने क्या नाम दे दिया, डायरेक्शन या दिशात्मक चयन दे दिया। दिशात्मक चयन एकदम अलग लक्षण प्रारूप के पक्ष से चयन होता है। देखो, इस प्रकार दिशात्मक चयन में एकदम अलग लक्षण प्रारूप के पक्ष में चयन होता है। अलग होता है, हो तो उससे रहा है, लेकिन अलग होता है जब कोई समष्टि आबादी बदलते हुए पर्यावरण के लिए अनुकूलित होती है, तो इस प्रकार चयन आबादी पर कार्य करता है। जब कोई समष्टि आबादी बदलते हुए पर्यावरण के अनुकूल हो गई, तो इस प्रकार का चयन क्या करता है, कार्य करता है। और दिशात्मक चयन में एक और के केवल उस अनुकूल का चयन होता है जो जीव के लिए लाभकारी होता है और उसी दिशा में खिसक जाता है। जो लाभकारी होगा वो आगे बढ़ेगा, जिसका उपयोग हो रहा है वो आगे बढ़ेगा, और जिस नहीं होगा वो धीरे धीरे कम होगा और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। और इस दूसरी तरफ क्या हो जाता है, इन्हीं को क्या माने जाते हैं, औसतन शराब माने जाते, वो सफल माने जाते हैं। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया था, जिराफ के आगे की गर्दन और पैरों का जो क्या हुआ, उपयोग हुआ, तो उसी दिशा में क्या हुआ, आगे खिसक गया और धीरे धीरे वही क्या हो गई, आगे की उत्तरोत्तर बढ़ने में उसकी वृद्धि हो गई। तो इस तरीके से जैसे मच्छर में भी होता है, मच्छर मक्खियों में डीडीटी का प्रयोग शुरू किया तो पहले क्या होते थे, डीडीटी और का उपयोग करते तुरंत मच्छर मर जाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो उसके क्या हो गए, अनुकूल हो गए, उनकी ओर दिशात्मक चयन हुआ, तो अब आप समय कम लगने लगा। अब देखो डीडीटी का असर क्या हो गया है, बंद हो गया, क्योंकि मच्छरों में उसकी प्रतिरोधकता उत्पन्न हो चुकी है। तो ये वही बात है, जिसका उपयोग होगा, जिसका यूज होगा वो आगे की ओर बढ़ेगा और जिसका नहीं होगा वो धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। तो यही हमारे सब कुछ आपके उसके उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट है औद्योगिक अतिकृष्णता, इंडस्ट्रियल मेलेनी। दिशात्मक प्राकृतिक चयन का एक अच्छा उदाहरण होता है। इस उदाहरण की व्याख्या जैव विकास के सिद्धांत पे की जा सकती है। जैसे औद्योगिक अपन ने जैव विकास पढ़ा था, तब भी हमने बोला था कि औद्योगिक जो होता है वह प्राकृतिक उद्योगों में भी चयन होता है। आगे बात करें अब विच्छेदनात्मक चयन। ये विच्छेदनात्मक चयन क्या होता है, समझना इसको। इसका सिंपल सा अर्थ है कि यदि किसी जीव की आबादी आहार के विभिन्न स्रोतों युक्त क्षेत्र में हो, तो प्रत्येक विशेष स्रोत के उपयोग के लिए आवश्यक अनुकूली लक्षणों को चरम सीमा के लक्षण प्रारूप का प्रकट प्राकृतिक चयन होता है। सिंपल सा फंडामेंटल है। आप देखिए कि यदि जीव की आबादी आहार के विभिन्न स्तरों पर, अलग अलग आहार के स्तरों पर निर्भरता हो, तो उसके उपयोग के लिए अनुकूली लक्षण के चरम सीमा तक लक्षण प्रारूप प्रकटन का प्राकृतिक चयन होता है। अलग अलग जीव अलग अलग भोजन पे क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, तो इसी के आधार पर भी अनुकूलता का क्या होता है, निर्धारण होता है। इसी प्रकार के चयन में फलस्वरूप क्षेत्र आबादी भिन्न भिन्न विकासीय दिशाओं में आगे की ओर बढ़ने और लघु समूह में विभक्त हो जाती है। कोई जैसे भोजन के लिए निकले, 5 जने निकले, तो 5 जने अलग अलग भागों में चले गए, 5 जने अलग अलग भागों में चले गए, तो वो वहां निवास करने लगे, तो वो छोटे छोटे 5 क्या बन गए, समूह बन गए। तो ये कौन सा चयन कहलाता है, विच्छेदन कहलाता है। इसी चयन की आबादी में संतुलित बहुरूपता का उत्पन्न हो जाता है। तो जैसे यहाँ आबादी 100 जने हो गए, अब 100 जने अलग अलग बटेंगे 5 भागों में, तो आबादी अलग अलग बढ़ गई, तो वो संतुलन बना रहता है। तो इस तरीके का चयन कौन सा कहलाता है, विच्छेदन चयन कहलाता है। जैसे सेपा मेमोरियल उदाहरण दे रखा है, सेपा नेमोलियस नामक भूमि घोंगे घास के मैदानों से लेकर वन तक चले गए। घास के मैदानों से लेकर वन तक चले गए, क्यों? क्योंकि भोजन पर निर्भरता थी। घास के मैदानों में पाए जाने वाली काली चिड़िया गहरे रंग के घोंगों तथा वन प्रदेश में पाए जाने लगी, हल्की धारियों युक्त घोंगों को खाती थी। तो वो खाने के लिए कहाँ करने लगी, प्रवास पे निकल गई। तो जहां वहां मिला तो वहीं पे हम वो क्या हो गई, नई प्रजाति का निर्माण कर लिया। ऐसे कई है, सिकल सेल एनीमिया है, आपके एक अनुवांशिक रोग होता है, सिंड्रोम होता है, डिजीज होती है। इसमें भी आरबीसी क्या हो जाती है, हंसियाकार आकृति की हो जाती है। लेकिन इसमें क्या हुआ, इस रोग में अफ्रीका के मूल निवासी बहुत अधिक संख्या में ग्रस्त थे। इस रोग के विकृत हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, यानी कि आरबीसी का विकृत हो जाती है। अफ्रीका के वैज्ञानिक थे, अब यह हीमोग्लोबिन में कम हो जाती है, हंसियाकार हो जाती है, जैसे मैंने बोला। तो ये क्या करने लगे, हंसियाकार रुधिर अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर पाते थे, तो ये क्या करते थे कि ये फैलने लगे और जहां जाने लगे वहां पे ये रोग इसमें संक्रमित होने लगा। इस तरीके से प्राकृतिक चयन द्वारा मलेरिया प्रभावित क्षेत्र जैसे अफ्रीकन के हंसियाकार कोशिका अरक्तता लाभदायक सिद्ध हो गई। इस लक्षण का प्राकृतिक चयन कर लिया गया। तो सभी जगह जैसे जहां आरबीसी की हंसियाकार हो गई, आपको यह याद है कि जिसमें सिकल सेल एनीमिया रोग पाया जाता है, उन लोगों में क्या नहीं होता है, मलेरिया नहीं होता है। तो एक तरीके से ये लाभदायक भी हो गया और इसका क्या कर लिया गया, प्राकृतिक चयन कर लिया गया। नेक्स्ट आता है अनुकूलन।
अनुकूलन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट कारक माना गया है, क्योंकि अनुकूलन जो कारक है वह सबसे मेन माना जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जब विभिन्नताएं उत्पन्न होती है तो इसके प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया द्वारा विभिन्न जीवों में सफलतापूर्ण जीवन व्यतीत करने के सक्षम अनुकूलन का चयन होता है। जो जीन प्रारूप उसके अनुकूल होगा, सिंपल सा है कि जो उसके अनुकूल होगा वो जीवित रहेगा, जो नहीं होगा वो नष्ट हो जाएगा। जिसका उपयोग होगा वो आगे बढ़ेगा, जिसका नहीं होगा वो नष्ट हो जाएगा। यही चीज यही है कि जीवों के अनुकूल व लक्षण, अनुकूलित लक्षण तथा विशेषता क्या कहलाती है? अनुकूलन कहलाती है। जैसे पक्षियों में पंख उड़ने के काम आने लगे, मछलियों में तैरने के काम आने लगे, पशुओं में सुरक्षा के लिए सींग होते हैं, तो सब ने अपने अपने अलग अलग अनुकूलन कर लिए। अब इनका आनुवांशिक आधार क्या है? तो अनुकूलन का आनुवांशिक आधार यह है कि आबादी में पहले से ही उपस्थित विभिन्नताओं में से लाभदायक लक्षणों के चयन से जो विभिन्नता हैं उसमें से लाभदायक क्या होता है, लाभदायक जो लक्षण है उनका चयन कर लिया जाता है। और उसको समझाने के लिए लेडबर्ग एक थे और रेप्टेलिका प्लेट प्रयोग किया। लेडबर्ग जो है इन्होंने रेप्टेलिया पे प्रयोग किया और इन्होंने पूर्व विद्यमान विभिन्नताओं के चयन का परिणाम है। इन्होंने क्या प्रयोग किया देखना, सर्वप्रथम एगार प्लेट, एगार जेल पेपर होता है समुद्री घास से, है ना, तो पर जीवाणु को कोशिकाओं का संवर्धन डाला। जीवाणु को कई समूह उगाए, प्रत्येक समूह के स्थित सभी जीवाणु की कोशिकाएं समान जीनी संरचना थी, बिल्कुल एक ही समान जीन से हुए तो, और यह कोशिकाएं पुंज में क्लोन 1 से 2, 2 से 4, 4 से पुंज में हो गई और कई कोशिकाएं समूह वाली एगा प्लेट को क्या कहा? मास्टर प्लेट कहा। बाद में उस कई जीनों का समूह हो गया तो उसे कौन सा समूह कह दिया? मास्टर प्लेट कहा। अब मास्टर प्लेट में एक निर्जमित मखमल की प्लेट को हल्का सा रखकर हल्का सा दबाव डाला, मखमल की प्लेट रखी, हल्का सा दबाव डाला, जिसके पहले कुछ जीवाणुओं ने मखमल की प्लेट के आकार पर समूह बना लिया। इस प्रकार मखमल की प्लेट पर मास्टर प्लेट की क्या हो गई? रेप्लिका बन गई। क्या बन गई? मास्टर प्लेट की रेप्लिका बन गई। कुछ जीव उस पे चले गए, है ना, और अब उसके बाद तीसरा चरण क्या हुआ? अब पेनिसिलिन प्रतिजैविक युक्त एगार प्लेटों पर जीवाणु समूह को उगाने अर्थात रेप्लिका बनाने का प्रयास किया गया। अब कौन सी प्रतिजैविक लिया? वो प्लेट की जगह किसका रख दिया? पेनिसिलिन प्रतिजैविक रख दिया। तो पाया कि जीवाणु समूह स्थापित करने में सफल रहे, क्योंकि उनकी हैबिट हो गई, वो उस पे चढ़ रहे थे, अब पेनिसिलिन पे चढ़ गए। तो इस कुछ वृद्धि ही सफल रहे तथा कुछ वृद्धि ही नहीं कर पाए। कुछ तो सफल हो गए, कुछ वृद्धि नहीं कर पाए, और इससे सिद्ध हुआ कि पेनिसिलिन प्रतिरोधी जीवाणुओं ने ही क्या किया? समूह स्थापित किया। अतः प्राकृतिक चयन का यह है, जो जीवाणु जो पेनिसिलिन प्रतिरोधी थे, जो पेनिसिलिन के एंटीबायोटिक थे, वही जीवाणु वहां चले गए और जो नहीं रहे वो नष्ट हो गया। अर्थात ये क्या हो गया? प्रकृति द्वारा चयन हो गया। तो इस प्रकार से प्रकृति के द्वारा भी चयन होता है। सारांश वही आ रहा है सबका कि जो यूज होगा वह उपयोगी होगा, जो नहीं होगा वह अनुपयोगी होगा, जो अनुकूल रहेगा वो विकसित होगा और जो अनुकूलन नहीं करेगा वह धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। अनुकूली विकिरण, वही बात आती है, भौगोलिक भू क्षेत्र में भी विभिन्न विकास के प्रक्रम में एक बिंदु से प्रारंभ होकर अन्य क्षेत्रों तक प्रसारित होना, जैसे भोजन के लिए हुए थे, तो यह अनुकूलन विकिरण कहलाता है, या इसको अपसारी विकास भी कहते हैं। इसमें पूर्व जाति अनेक जातियों में विभाजित हो जाती है। जैसे 5 जगह जाओगे तो एक जाति कितने जगहों में विभाजित हो गई? 5 जगहों में विभाजित हो जाती है। और इसका अध्ययन हम चैप्टर 13 में अच्छी तरीके से कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है कृत्रिम चयन। हम मानव तो करता ही है, प्रकृति तो चयन करती है, लेकिन प्रकृति के साथ साथ कौन चयन करता है? यह कृत्रिम चयन भी होता है, जो मानव के द्वारा किया जाता है। तो जंतु और वनस्पतियों की किस्मों का जो चयन किया जाता है, जैसे हम कहते हैं ये हमें शेर पालना है, हमें कुत्ता पालना है, हमें बिल्ली पालनी है, तो यह हमारा चयन है। तो ये जो चयन होता है यह लाभकारी, कोई जो हमारे लिए लाभकारी होते हैं पादप जंतुओं में, वह चयन कौन सा कहलाता है? कृत्रिम चयन कहलाता है। और इसके उदाहरण बहुत सारे हैं। जैसे किसान है, दुग्ध उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए गायों का चयन करता है। पशु अगली से पीढ़ी में केवल उन्हीं पशुओं की संतान की होती है जिनके जनक गाय अधिक दूध देती है, बाकी का होती नहीं, क्योंकि उसको तो उसका टारगेट क्या है? अधिक दुग्ध चाहिए। तो दुग्ध उसका मानव क्या कर रहा है? खुद चयन कर रहा है। तो इसी तरीके से अधिक दूध देने वाली गायों की संख्या क्या हो जाती है? समष्टि विकसित हो जाती है। कम दूध देने वाली नहीं देगी तो धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी। इसी प्रकार कम दूध देने वाली विलोपन हो जाता है, वही बात आ गई। तो इसी तरीके से एक अन्य उदाहरण रॉक पिजन्स के है, जो कबूतरों के विभिन्न किस्मों के वंशज रहते थे। उनमें से इसी पत्ता गोभी का, फूल गोभी का आदि के एक ही वंशज है, जैसे कोलबर्ट से कृत्रिम चयन द्वारा प्राप्त किए गए। तो कई उदाहरण है जिनका कारण यही है कि अगर मानव अपने लाभ के लिए किसी का चयन करेगा तो वो वृद्धि होगी, और नहीं करेगा तो वो धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी। नेक्स्ट आता है लघु विकास और दीर्घ विकास।
लघु विकास और दीर्घ विकास क्या होता है? जीव विकास के मूल कारकों जैसे विभिन्नताएं, उत्परिवर्तन, प्रवसन, जीनी अपवन तथा प्राकृतिक चयन आदि के कारण जीव जातियों की आबादी में जीन पूल होने वाले अपेक्षाकृत सूक्ष्म परिवर्तन को लघु विकास कहते हैं। तो विभिन्नता, हमने जो भी कारक पढ़े, विभिन्नताएं, उत्परिवर्तन, प्रवासन, जीनी अपवन, प्राकृतिक चयन, ये जितने भी कारक पढ़े और इन कारकों के कारण जीन पूल में अगर हल्का सा भी परिवर्तन हो जाता है तो वह क्या कहलाता है? लघु विकास। और लघु विकास में क्या होता है कि जीन पूल में पाए जाने वाले युग्म विकल्पी जीन आवृत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते रहते हैं? परिवर्तन होते रहते हैं। जितने भी कारक पढ़े, इन कारकों के कारण इनके जो युग्म विकल्पी है वह पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते रहते हैं? परिवर्तन होते रहते हैं, जिससे जीनों का क्या बिगड़ जाता है? संतुलन बिगड़ जाता है। और एक ही किसी भी आबादी के दो सदस्य जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप में समान नहीं होते हैं, क्योंकि लक्षण प्रारूप बाहरी संरचना है और जीनी प्रारूप क्या है? आंतरिक संरचना है। यानी कि जो जुड़वा है उनमें भी समान नहीं पाए जाते हैं। सगे भाई बहनों में काफी समानता होते हुए भी उनके जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप एक समान नहीं होते हैं। जीवों में जो विभिन्नता पाई जाती है वह संरचनात्मक, क्रियात्मक भी हो सकती है और मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक भी हो सकती है। तो अलग अलग प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है। ये तो लघु विकास पढ़ा। दूसरा, लघु विकास के बाद दीर्घ विकास। जैसे जाति के विकास में वर्गीकरण के किसी समूह में विशेष, जैसे कुल, गण, वर्ग, संरचनात्मक प्रारूपों के विकास की एक जटिल प्रक्रिया। इसके अंतर्गत पृथ्वी पर उपस्थित जीवों भौगोलिक परिवर्तन के प्रभाव से होने वाले नए संरचनात्मक विकास, जीवों की विकासीय प्रवृत्ति के अपसरण और अभिसरण, अनुकूलित विकिरण, विकासीय परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि ज्यादा परिवर्तन हो जाए जीनों की संरचना में, जैसे उत्परिवर्तन एक सबसे मेन कारण है जो दीर्घ विकास का है। उत्परिवर्तन क्या है? कारक है जो मुख्य क्या है? दीर्घ विकास का है। और इसी के द्वारा नए पर्यावरण में रहने वाले व्यक्ति जो उत्परिवर्तन के कारण ही नए पर्यावरण में क्या करते हैं? जीव रहने में सक्षम होते हैं और धीरे धीरे वातावरण के अनुसार वो क्या हो जाते हैं? अनुकूलित हो जाते हैं। और यही दीर्घ विकास कहलाता है। सबसे छोटी इकाई पढ़ते हैं। हमारे वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या मानी गई है? जाति। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई को किसके रूप में प्रकट करते हैं? जाति के रूप में, क्योंकि समान लक्षण आकृति वाले जीवों के समूह जिनके सदस्यों के मध्य आसानी से प्रजनन हो सकता है वो क्या कहलाते हैं? वो नई संतति निर्मित कर सकते हैं, क्या कहलाते हैं? जाति कहलाती है। अब जाति, भिन्न भिन्न जातियों का, जीवों की जातियां अलग अलग होती है और मध्य प्रजनन ऐसा नहीं है कि अलग अलग जाति के मध्य क्या कर सकते हैं? प्रजनन कर सकते हैं। एक ही जाति के मध्य के सदस्यों के मध्य क्या किया जा सकता है? प्रजनन किया जा सकता है और एक समूह का निर्माण किया जाता है। तो जाति के जीवों के समूह को क्या कहते हैं? मेंडेलियन पॉपुलेशन या मेंडेलियन आबादी के नाम से जाना जाता है। और इसी प्रकार एक जाति के जीवों के मध्य लैंगिक जनन आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट है, क्या क्या उदाहरणा दी गई? प्राचीन काल से ही हमारे कई पहचान के लिए, जातियों की उचित पहचान के लिए विभिन्न अवधारणाएं प्रस्तुत की गई, जिसमें से निम्न है। कौन कौन सी अवधारणाएं दी गई देखते हैं हम लोग। पहला है मॉर्फोलॉजी या ट्रोपोलॉजी, जो लॉजिकल स्पीसीज है उनकी अवधारणा, यानी कि आकारिकी और प्रारूपी वाहिनी विज्ञानिकी जातीय अवधारणा। 19वीं शताब्दी तक ये माना जाता था कि अलौकिक शक्ति या परमात्मा दृष्टि के कारण ये मानना था, हमारी विचारधारा थी कि एक जाति का निर्माण हुआ, उसके नर और मादा सदस्य बने और उनमें संकरण हुआ और उससे नई जाति का निर्माण हुआ। ये जैसे देखिए नई जातियों का विकास हुआ, प्रत्येक जोड़ी के सभी वही लक्षण स्थायी रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने लगे, फिर वो संकरण करें, नए बने, ऐसे तरीके से पूरा समूह बन गया, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ और नई जातियों की संख्या में कोई परिवर्तन वृद्धि हुई और अनुरूप जो जैव विकास के सिद्धांत के अनुरूप नहीं था। यह एक इस जो अवधारणा था इसे अमान्य माना गया, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट है विकासीय जातीय अवधारणा। इस जाति का उन्होंने प्रत्येक जाति वंशज सह पूर्वजों में एक ऐसी वंशावली होती है जिससे विकसित होते रहते हैं, मतलब धीरे धीरे एक एक डेवलपमेंट होता रहता है। माता पिता से संतति, उसमें डेवलपमेंट, फिर वो शादी करेगा, फिर नई संतति, उसमें डेवलपमेंट, और इससे नए नए वंशज बनते जाएंगे और उसमें क्या होता रहेगा? विकास होता रहेगा। लेकिन वंशजों में क्या होगी? पीढ़ियों से भिन्न होती है, अर्थात प्रारूपिक विज्ञान जातीय अवधारणा के लिए विपरीत इस अवधारणा के अनुसार जातियों के लक्षण वातावरण दशा के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। तो यह विकासीय अवधारणा है जो विकास डेवलपमेंट के कारण होती है, एक जाति से दूसरी जाति में अनुकूलन के कारण। नेक्स्ट है जैविक जातीय अवधारणा। इसमें आनुवंशिकियों के नियम और जीवों की आनुवंशिक संगठन पर आधारित है। ये जेनेटिकल होती है, जैविक जो होती है। इसके अनुसार क्या होती है? एक जाति के सभी सदस्यों में जब तक गुणसूत्रों में परिवर्तन नहीं होगा, जीनों में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक नई संतान का क्या नहीं होगा? निर्माण नहीं होगा। और जब तक नई संतान नहीं बनेगी तो उसमें जीवों का विकास नहीं होगा। अर्थात जीनों का प्रवाह होता रहता है एक दूसरे में, प्रत्येक गुणसूत्र की
प्रारूप जातियों से भिन्न होती है, क्योंकि जीन विनिमय हो जाता है तो अलग अलग संतान होती है। इसलिए यह जातीय अवधारणा क्या है आपके मान्य अवधारणा है। इसमें लिख रखा है कि जातीय गुणसूत्र प्रारूप अन्य जातियों से भिन्न होता है, इस कारण विभिन्न जातियों के जीवों में प्राकृतिक रूप से लैंगिक जनन नहीं होता है। सभी जातियों में लैंगिक जनन नहीं होगा, नॉर्मल जिसमें होगा उसमें नए विकास का निर्माण होगा। इसलिए यह कौन सी अवधारणा है? एक मान्य अवधारणा है। नेक्स्ट है जातियों के विशिष्ट लक्षण। कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं जातियों में? तो जातियों के विशिष्ट लक्षणों की बात करें तो एक जाति के समस्त सदस्यों में क्या होता है? स्वतंत्र रूप से जीन का प्रभाव होता है। किसी जाति के सभी सदस्यों में विशेष लक्षण समान होते हैं, एक ही जाति के, है ना, किसी एक ही जाति के सभी सदस्यों में लक्षण समान होंगे क्योंकि वो जाति एक है। लेकिन जाति के सभी सदस्यों में गुणसूत्र आकारिकी समान होती है। जैसे मानव में सभी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। लेकिन प्रत्येक जाति का गुणसूत्र प्रारूप और जीनोमिक निश्चित होता है कि कितने जीन पाए जाने हैं, कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। अतः जातियों में गुणसूत्र प्रारूप अलग अलग हो सकता है। एक ही जाति के जो होते हैं गुणसूत्र जीन संरचना समान होती है, लेकिन अलग अलग जातियों की गुणसूत्र की संरचना क्या हो सकती है? अलग अलग प्रारूप हो सकते हैं। एक ही जाति में जीवों में पाए जाने वाला आनुवंशिक विभिन्नताएं जीवों को पर्यावरणीय बदलती अनुरूप बनाती है। यानी एक ही जाति के जीवों में अगर कोई पर्यावरणीय विभिन्नताएं आती है, आनुवंशिक विभिन्नता आती है तो पर्यावरण की बदलती परिस्थितियों के अनुरूप उसे ढाल देती है और नई जातियों की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। जो आनुवंशिक रूप बदले, गुणसूत्रीय विकार में परिवर्तन हुआ, नई जाति का विकास हुआ, जीनों में परिवर्तन हुआ, नई जातियों का विकास हुआ। तो इस तरीके से विभिन्नताएं भी नई जातियों के विकास में सहायक होती है। नेक्स्ट है विभिन्न जातियों के मध्य लैंगिक जनन नहीं होता। सभी जातियों के मध्य लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है, यह एक जाति के सदस्यों के मध्य ही होता है। प्रत्येक जाति के सभी सदस्यों की उत्पत्ति एक ही पूर्वज से मानी जाती है, क्योंकि एक ही पूर्वज से सभी जातियों की उत्पत्ति एक ही जाति है तो पूर्वज का सदस्य भी कैसा होगा? एक ही होगा। लेकिन अलग अलग जातियों के में अलग अलग सदस्य होते हैं और किंतु निकटवर्ती प्रदेशों में ही रहती है, आसपास के सदस्यों में ही उत्पन्न होती है। प्रत्येक जाति जैव विकास में स्वतंत्र इकाई होती है, यानी कि प्रत्येक जाति अपने अपने जीवों का क्या कर सकती है? विकास कर सकती है, अर्थात जैव विकास में सहायक होती है। आबादी की एक जाति जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में रहती है, जीन पूल अनुकूलन के कारण अंतर प्रजनन नहीं हो पाता, क्योंकि वो 5 जगह चली गई तो जीन पूल अलग अलग हो गया तो उनमें अंतर संकरण नहीं होगा। और जब तक ये क्या करेगी? एक नई जाति वहां जाकर एक नई जाति का निर्माण कर लेती है। जैसे मैंने आपको बताया, प्राकृतिक स्वरूप से दो जातियों के मध्य संकरण नहीं हो पा सकता। जो प्राकृतिक रूप से अलग अलग जातियां हैं उनमें संकरण नहीं हो सकता। संकरण केवल एक ही जाति की दो किस्म या एक ही जाति की सदस्य या एक ही जाति के अलग अलग किस्मों के मध्य संकरण हो सकता है। अब नई जातियों का निर्माण कैसे हुआ? जातियों का उद्भवन या नई जातियों का निर्माण क्या हुआ कि कैसे भी जीवों के समूह में से एक नई लक्षण वाली जाति का विकास क्या कहलाता है? जाति उद्भव। तो क्या कह रहा है? अंतः प्रजनन करने वाले ऐसे जीवों का समूह जो अनेक स्थानों के समूह में रहते हैं, किसी जनसंख्या के सारे से जीन मिलकर उस जनसंख्या का जीन पूल बनाते हैं। वो पूरा समूह किसका निर्माण करता है? जीन पूल बनाता है। यदि दो या समान जनसंख्या का दो या अधिक जनसंख्याओं की टूटना नई जाति का निर्माण करना जीन उद्भव कहलाता है। अर्थात जो नई जाति बनती है वही क्या कहलाती है? जीन उद्भव कहलाती है। और यह अलग अलग छोटे स्थानीय और भौगोलिक क्षेत्रों में बटी होती है, अतः यह समूह क्या कहलाता है? आबादी कहलाता है। अब जाति उद्भव कितने प्रकार का होता है इस पे बात करते हैं। जाति उद्भव आपके 2 प्रकार का होता है। एक भिन्न देशीय जाति उद्भव जो अलग अलग विस्थानों में फैला होता है, जैसे पहाड़ों पे, नदियों में, रेगिस्तानों, समुद्रों में आदि के कारण छोटे छोटे समूह में बढ़ जाती है। तो यह कौन सा कहलाता है? यह आपके विस्थानीय या भिन्न देशीय जाति उद्भव कहलाता है। जो जाति उद्भव किसी भी कारण से जो आपके पहाड़, नदी, रेगिस्तानी, समुद्र आदि के कारण छोटे छोटे कारकों में बढ़ जाता है, तो ये आपके कौन सा कहलाता है? भिन्न देशीय जाति उद्भव कहलाता है। और जहां के जाता है उसी देश के अनुकूल वो हो जाता है और वहीं क्या वो डेवलपमेंट करता है। अतः यह पुल धीरे धीरे एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और प्रत्येक आबादी एक, अगर 1 से 2 बढ़ गई, अगर एक जाति थी इससे अगर आपके 2 भाग हो गए तो ये दोनों भाग आपके नई जाति का निर्माण कर देंगे। तो इस तरीके से यह विस्थानीकरण या भिन्न देशी कहलाते हैं। देखो, भौगोलिक कारणों से एक जाति की अलग हुई आबादियों को नई जातियों के विकास को विस्थानीकरण या भिन्न देशीय जातीय उद्भव कहते हैं। यानी कि जो जहां जाति है वो वहीं एक नई जाति का निर्माण कर लेती है। जैसे उदाहरण है डार्विन की फिंचे, गैलोपेगस द्वीप समूह पर रहने वाली फिंचों के विभिन्न जातियों का विकास हो गया, वहां से उड़ के अलग जगह गई तो वहां नया जीवन व्यतीत कर लिया और उसका विकास हो गया। दूसरा है समस्थानिक या एक देशीय जाति उद्भव। कभी कभी क्या होता है, एक ही जाति की एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली 2 जनसंख्याएं भौगोलिक अवरोध के बिना जननिक रूप से पृथक
पृथक हो जाती है, जनन क्रिया में अलग अलग हो जाती है। एक ही क्षेत्र है, एक ही भौगोलिक क्षेत्र है, एक ही जाति है, लेकिन जननी की संरचना में क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। तो जब अलग अलग हो जाती है तो वह नई नई अलग अलग क्या करती है, जातियां बनाती है। और यही कारण क्या होती है, बहुगुणिता के कारण। जैसे 2n से अगर 3n हो गई, किसी भी 2n सदस्य में अगर संख्या में परिवर्तन हो जाए, n रह जाए, 3n हो जाए, तो यह जननिक संरचना में परिवर्तन हो गया, बहुगुणिता, जिससे नई जाति का विकास होता है। अब बहुगुणिता की जाति की उत्पत्ति की भूमिका क्या है, जैसे मैंने आपको बताया मानव में 2n गुणसूत्र पाए जाते हैं। 2n की संख्या कितनी हो गई, 46 हो गई। लेकिन अगर किसी में 3n हो जाए या n हो जाए तो गुणसूत्रों की संख्या 23 और इससे ज़्यादा हो जाएगी। तो ये संख्या में परिवर्तन हो गया ना, तो देखिए जब 2n गुणसूत्र अर्थात 2 समुच्चय होते हैं और केवल एक समुच्चय होता है। अगर युग्मकों में गुणसूत्रों में केवल एक समुच्चय होता है, द्विगुणित होती है, अगुणित कहलाते हैं। अगर एक समुच्चय होगा तो वो क्या कहलाएगा, अगुणित, और 2 समुच्चय होंगे तो वो क्या कहलाएगा, द्विगुणित। 3 हो जाए, 4 हो जाए, कुछ भी हो जाए तो वह संरचना क्या कहलाती है, बहुगुणिता कहलाती है। और द्विगुणित जीवों में ही जनन नहीं कर पाते, जिससे नई जातियों का निर्माण हो जाता है। जैसे कई जातियों का विकास हो रहा है, जैसे द्विगुणित एनकोइंग गेहूं 7 जोड़ी अर्थात 14 गुणसूत्र होते हैं। चतुर्गुणित में इसमें 14 जोड़ी अर्थात गुणसूत्र होते हैं। सब में अलग अलग गुणसूत्र दे रखे हैं, वैल्यूगर में अलग होते हैं। ड्रोफोसोफिला जातियों का विकास भी ऐसे हो गया, जैसे मेलानोगैट्स बन गई, विरियल बन गई, पर्सिमिल बन गई। तो ये सभी जातियों का धीरे धीरे बहुगुणिता के आधार पर विकास हुआ। क्या क्या परिस्थितियां होनी चाहिए जातियों के उद्भवन के लिए, इसके लिए एक जाति के कुछ जीवों में एक नए वातावरण परिस्थितियों में पहुंचकर वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना चाहिए, यानी कि वहां के अनुकूलन होना चाहिए। जब एक जाति के कुछ जाति के कुछ जीवों की जीनी संरचना में उसी वातावरण में रहने में अकस्मात कुछ बदलाव आ जाए तो भी नई जाति की उत्पत्ति हो सकती है। वातावरण धीरे धीरे परिवर्तन होने लगे तो भी नई जाति की उत्पत्ति हो सकती है। अलग अलग जीवों में यानी कि संकरण होने लगे अलग 2 भिन्न किस्मों में, या बहुगुणिता होने लगे तो भी नई जाति की उत्पत्ति हो सकती है। जननी अलगाव या पृथक्करण क्या होता है कि पृथक्करण से अभिक्रिया ऐसी प्रक्रिया जिससे अंतर प्रजनन करने वाली जातियों के मध्य प्रजनन क्रिया के विभिन्न भौतिक बाधकों और अन्य बाधकों के कारण किसी भी बाधाएं आ जाए और अलग अलग बाधा के कारण अलग अलग जीव बढ़ जाए तो उनसे अलग अलग जातियों का विकास होता है। जैसे डार्विन की फिंचे जो गैलापागोस द्वीप समूह में पाई जाती थी, वो भौगोलिक पृथक्करण के कारण अलग अलग हो गई और जहां गई वहां नई जातियों का विकास किया। तो इस तरीके से भी होते हैं। तो इसके तरह आबादी नई आपस में जनन नहीं कर पाते और अलगाव जीनी संरचना में विभिन्नता आ गई। जहां जहां अलग अलग गए तो वहां उन्होंने जनन क्रिया नहीं होगी, तो उन्होंने जीनी संरचना में परिवर्तन आ गया और ऐसी नई जाति का निर्माण कर लिया। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है। जंतुओं में जननीय पृथक्करण की कैसे वर्गीकरण है, तो जंतुओं में वर्गीकरण का एक भौगोलिक पृथक्करण का ये दे रखा है कि सबसे पहले पृथक्करण जाति विभिन्न स्थानों पर रहती थी, फिर पृथक आवास संसाधनों का प्रयोग करती थी वहां पे, और जातियों का उनमें संकरण होता था और संकरण होने से वह क्या होता था, आसानी से संतति बनते थे। लेकिन पुष्पन मौसम या दिन के भिन्न भिन्न होने के समय पर होता था। लेकिन अब क्या होने लगा, यांत्रिक पृथक्करण हो गया। विभिन्नताएं संघ या प्रगों में परिवहन को रोकती है। युग्मन संलयन में अवरोध, युग्मक एक दूसरे को आकर्षित नहीं कर पाते, कार्य नहीं हो पा रहे, यानी कि संकरण नहीं हो पा रहा है। और जब संकरण नहीं हो पा रहा है तो भ्रूण ठीक से वृद्धि नहीं करेगा, प्रकृति में जीवित नहीं रहेंगे और वह कैसे हो जाएंगे, बंध्य प्रकृति के हो जाएंगे, जिससे उनके जनन करने में क्षमताएं घट जाएगी। तो कुल मिलाकर अगर भाव आ जाता है तो वहां पर भी होता है। नेक्स्ट आता है भौगोलिक या स्थानीय पृथक्करण के कारण, जैसे पर्वत, समुद्र आदि कारण एक ही जाति के 2 भागों में बांट देते हैं। आप जानते हो समुद्र पर्वत इधर के सदस्य अलग है, समुद्र के उस साइड के सदस्य अलग है, तो दोनों में जनन क्रिया नहीं होगी, तो वह भी क्या होता है, जीन मध्य जनन या जीन प्रवाह की संभावना नहीं होती, जिससे वह कारक कैसे हो जाते हैं, स्थानीय कारक हो जाते हैं। और वह स्थानीय कारक क्या करते हैं, नई जाति का विकास करते हैं। नेक्स्ट आता है जननीय पार्थक कारक। ये आवासीय पृथक्करण होता है। जैसे एक व्यक्ति आवास में यहाँ रहता है, एक अमेरिका में रहता है, कहीं दूर आवास में रहता है, तो आवास होने के कारण उनमें जीनों का आदान प्रदान नहीं हो रहा, उनमें जनन क्षमता नहीं हो रही, तो वह कौन सा पृथक्करण कहलाएगा, वह कौन सा प्रभावित कर, आवासीय। देखो 2 जातियों एक ही स्थान पर रह सकती है परंतु उनका आवास भिन्न भिन्न होना चाहिए। आवाज भिन्न भिन्न होगा तो जल, थल तथा पेड़ों पर, डालों पर रहने वाले जीवों में अंतर पाया गया है। ये हमने पर्टिकुलर एक भौगोलिक क्षेत्र ले लिया, लेकिन जल, थल और उसमें परिवर्तन कर लिया। जब यहां भी परिवर्तन करेगा तो जीवों में थोड़ा सा भी मैथुन अगर संभव हुआ तो नई जाति का उद्भव हो जाएगा, क्योंकि नई जाति का अगर उनमें हो गया, क्योंकि जल में अलग है, थल में अलग है, अगर उनमें संकरण हो गया तो डेफिनेट नई जाति निर्मित होगी। तो ये आवासीय पृथक्करण कहलाता है। नेक्स्ट है टेम्पोरल
पृथक्करण यानी कि कालिक पृथक्करण। दो जातियों में जनन अलग अलग समय पे होता है तो युग्मकों का मिश्रण नहीं हो पाता, और जिससे मिश्रण नहीं होने के कारण संभावना कम होती है। तो मिश्रण। नेक्स्ट है व्यवहारिक पृथक्करण। एक ही जाति के जीवों का व्यवहार समान होता है, जो एक ही जाति के व्यक्ति है लेकिन उनमें जिससे उनके प्राणियों में प्रजनन करने के क्या होते हैं, हार्मोनल, रासायनिक, भौतिक से भी क्या होते हैं, एक दूसरे को समझ लेते हैं और आसानी से क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, निषेचन हो जाता है और नई जीव का निर्माण हो जाता है। और लेकिन अगर विपरीत लिंग वाले जीव प्राप्त करते हैं तो उनमें बहुत कम होता है जो समझ नहीं पाते, तो वह भी नई जातियों के। तो इसलिए प्रत्येक जीव में व्यवहारात्मक होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए, ताकि वह एक दूसरे की भाषा को समझ सके और जनन नई जाति की व्युत्पत्ति में सहायक हो सके। जैसे आपने उदाहरण दे रखा है, निकटवर्ती क्षेत्र में सेबों के बाग लगे थे तो कुछ मक्खियों ने गलती से सेबों पर अंडारोपण कर दिया, इससे निकले डिंब इन्हीं रसों के पहचान के कारण केवल सेबों के रस चूते थे एवं इनसे निकली हुई मक्खियां इन्हीं पर अंडारोपण करने लगी। तो जो जानेगा वही उनसे क्रियाएं करने लगेगा। नेक्स्ट पृथक्करण होता है यांत्रिक पृथक्करण। यांत्रिक पृथक्करण में शारीरिक विसंगतियों के कारण जब दो जीव आपस में नहीं मिलते हैं, जब तक मिलेंगे नहीं तो निषेचन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन, संकरण जो भी हो वो परागण नहीं होगा, और नहीं होगा तो नई जाति का क्या होगा, निर्माण नहीं होगा। तो देखिए कि परागण जब वृत्तिकाग्र पर ही नहीं पहुंचेंगे तो वहां पर शुक्राणु का अंडाणु का भी संयोग नहीं हो पाएगा, क्योंकि परागण नहीं वृत्तिकाग्र तक नहीं पहुंचेंगे तो परागण क्रिया नहीं होगी, और जब अंडाणु शुक्राणु तक नहीं पहुंचेंगे तो आपके कौन सी क्रिया नहीं होगी, निषेचन क्रिया नहीं होगी। तो ऐसा पृथक्करण कौन सा कहलाता है, यांत्रिक पृथक्करण। नेक्स्ट आता है युग्मक पृथक्करण। बाहरी शुक्राणु मादा अंडाणु के पास आते हैं तो अनेक कारण की वजह से संयोग नहीं हो पाता। अगर युग्मकों में संयोग नहीं होगा अंडाणु शुक्राणु में तो वह पृथक्करण कौन सा कहलाएगा, युग्मक पृथक्करण कहलाता है। नेक्स्ट है दूरी के कारण पृथक्करण। जब एक ही जाति के सदस्यों के मध्य अलग अलग दूरी हो जाए और अलग अलग दूरी के कारण अगर वो दूर दूर रहने लगे और दूर दूर होने के कारण जो पृथक्करण होता है वह कौन सा कहलाता है, दूरी के कारण पृथक्करण। जलवायु पृथक्करण, कोई कौन सी जलवायु में रहता है, कोई सी जलवायु में रहता है, जब उनमें सहयोग नहीं हो पाएगा तो वह कौन सा पृथक्करण कराएगा, जलवायु पृथक्करण, यानी वह वहां के अनुकूल नहीं हो पाएंगे। सब कारक है। शारीरिक पृथक्करण, एक विशिष्ट आवास में एक ही जाति के सदस्यों में अनुकूलन हो जाता है जिससे शारीरिक संरचना विभिन्नताएं आ जाती है। तो इस प्रकार का शारीरिक रचना एक अवरोध का कार्य करती है। अगर शारीरिक में एक विशिष्ट आवास में रहने वाली जाति के सदस्यों में अनुकूलन हो जाता है, वो वहां रहने लग जाती है, जिससे शारीरिक रचनाओं में क्या आ जाती है, विभिन्नताएं आ जाती है। तो इस प्रकार शारीरिक रचना एक दूसरे का अवरोध करती है, और जहां अवरोध हो गया वहीं क्या आ गया, पृथक्करण हो गया। ऐसा पृथक्करण कौन सा कहलाता है, शारीरिक पृथक्करण। अगर बंध्यता आ जाए, जो नई जाति हो जाए वो पूर्ण रूप से कैसी हो जाए, बंध्य हो जाए, तो नई जाति में अंतरा जनन करने में सक्षम ना हो तो ऐसा बंध्यता कौन सा कहलाती है, संकर बंध्यता। यानी कि बंध्यता द्वारा भी जननी अलगाव स्थापित किया जा सकता है। जैसे गधे और घोड़े के मध्य अंतरा प्रजनन तो हो जाता है परंतु इनसे उत्पन्न संकरण आगे संतति का निर्माण नहीं कर सकते, तो यह कौन सी बंध्यता कहलाती है, संकर बंध्यता कहलाती है। तो इस प्रकार से कहीं हम बंध्यता के बारे में बात करते हैं। तो ये हमने एक टॉपिक पढ़ा, आगे क्लास नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। तब तक थैंक यू सो मच।